हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। कल हमने फिज़िक्स वाला पोर्शन है जो वो सॉल्व कर लिया था। ऐसे ही आज हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फुली एनालिसिस के साथ केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं इसको। हमारे 10th तक क्वेश्चन थे आई थिंक जो फिज़िक्स के किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है जो ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन बी केमिस्ट्री का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी इन एडिबल प्रोडक्ट, है ना कि कौन सी गैस को हम विकृत गंधिता को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपने जब चैप्टर पढ़ा उसमें लास्ट में एग्जाम्पल भी आता है कि नाइट्रोजन गैस फिल होती है चिप्स के पैकेट के अंदर, है ना, और जब तक हम उसको ओपन नहीं करते वो ठीक रहते हैं, और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद खाने के लायक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी जो नाइट्रोजन है वो निकल जाती है और फिर वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो डीऑक्सीडाइज गैस भी हम इसको बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन दी है ये आपको एक 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट आपके यहाँ से जो बनते हैं सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो आपने बताना है कि ये रिएक्शन आपकी किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? एक्सो, एंडो एंड कॉम्बिनेशन। देखो, ऑप्शन अगर आपको नहीं समझ आते हैं ना तो आप ऑप्शन को कट करना सीखो। जैसे सी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो ये है ही नहीं है, इसमें कौन सा दो रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होती है जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो हमें अभी इसमें नहीं पता, इन्होंने ऊपर नहीं लिखा। फिर है यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है किसी ना किसी गैस की फॉर्म में। अब यहाँ देखो है कोई ऐसा हीट का सिंबल इन्होंने दिया है? वो नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, अब्जॉर्ब होने के बाद ही सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमने बताना है कि कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है कि जब हम मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटल होती हैं गुड कंडक्टर, बट जो नॉन मेटल होती हैं हमारी वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन एक दो एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे, तो वो एक्सेप्शन हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, नॉन मेटल में वो एक्सेप्शन क्या है आपका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रोप होता है ना एक, और ग्रेफाइट हमारे पास क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, 14th क्वेश्चन है 1 मार्क का है ये भी। व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी बताना है। देखो 8th क्लास में भी इसी टाइप से डेफिनेशन आती हैं ये, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने ना 8th को अच्छे से कर रखा है 10th में उनको ये बहुत ईजी लगनी चाहिए। तो आघात वर्धता हमने बताना है क्या होता है। तो ये अच्छे से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये टेंसा, ये हमारे पास कई डेफिनेशन आती है ना शुरू में जैसे, तो उसी में है ये, स्टार्टिंग में ये चैप्टर के ये डेफिनेशन मेटल नॉन मेटल में। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके कारण हम उनको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में बाय बिटन। ठीक है, बाय बिटन मतलब यानी कि उनको पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धता। 15th क्वेश्चन है आपके पास, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से असर्शन हमें गिवन है, ये है HCl HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। हाँ जी ठीक है, ये तो बातें हैं ना, एसिडिक करेक्टर ये शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। रीज़न हमें गिवन है HCl and HNO3 etc. give H पॉजिटिव नेगेटिव आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। हाँ, ये बोल रहा है कि ये H नेगेटिव नहीं है, H पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, H पॉजिटिव आयन है आएगा। ये प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, नीचे जो नेगेटिव है ना इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, वहाँ ऊपर देखो हिंदी मीडियम में सिर्फ H पॉजिटिव है। यानी कि ये HCl और HNO3 को जब हम डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर में, तो यही तो रीज़न आएगा उसका, तभी तो वो एसिडिक करेक्टर शो करता है एक्वस में। ठीक है, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
हिंदी में देख लो इसको कि जो HCl और HNO3 होते हैं वो जलीय विलयन में अम्लीय का जो गुण है वो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, एसिड वही होते हैं ना जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, तभी हमने बोला है कि वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें H पॉजिटिव आयन मिले हैं। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1 मार्क के आपके ख़त्म हो चुके 5 क्वेश्चन थे। ये अब हमारे पास है 2 मार्क का। व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विद केमिकल इक्वेशन। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर भी करवा रखा है 10th क्लास का, बड़े डिटेल में करवा रखा है ये 4-5 वीडियोज़ में, तो वहाँ से आप इसको एक बार चैप्टर को ज़रूर देख के आना। ठीक है, मैंने उसमें ड्यूरिंग द चैप्टर ये बातें बता रखी हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और देखो वही क्वेश्चन है फाइनल पेपर में भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। डेफिनेशन मिलेगी, एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ डीकम्पोजिशन पूछ लिया कि अब तक वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन का मतलब जो पैटर्न है वही रहता है आपका घूम फिर के। ठीक है बच्चे, तो डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन बताना है हमने। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है कि जिसमें ना जो रिएक्टेंट होता है वो आपका सिंगल होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट होगा सिंगल और ब्रेक डाउन होगा वो 2 और मोर प्रोडक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बार अच्छे से सुन लो डेफिनेशन को दोबारा। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, वो तो आपका एक होगा, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके 2 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल दे देने हैं, कितने सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं आपने। आइए फेरस सल्फेट वाला दे दो, जैसे FeSO4, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं फेरिक ऑक्साइड बनता है यानी कि Fe2O3, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है यानी कि SO2 SO3। हिंदी मीडियम में ये वियोजन अभिक्रिया बताना है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में हमारे पास एक जो अभिकर्मक होता है वो कई उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद 17th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। धावन सोडा जो होता है आपने उसका फॉर्मूला लिखना है और उसके 2 यूजेस भी बताने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको इसका नेम पता होना चाहिए, फॉर्मूला उसी में है। ठीक है, तो नेम होता है इसका, केमिकल नेम की अगर मैं बात करूँ, सोडियम कार्बोनेट, और एक्वा होता है ये हाइड्रस बोल सकते हो क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब उसने उसके यूजेस पूछे हैं, तो यूजेस क्या होंगे, हम इसको एक तो इसको यूज़ करते हैं, ये परमानेंट हार्डनेस होती है जो वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, और ये हमारी जो इंडस्ट्री होती है ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, शॉप इंडस्ट्रीज़ में, तो इजी है इसके यूज़, कोई इतनी वो नहीं है। हिंदी में बता देना, ये मतलब कागज उद्योग में, कांच साबुन उद्योग में, और जो जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा 17th क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 2 मार्क्स का था ये भी। 18th क्वेश्चन है भाई आपके पास 3 मार्क का। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे 1 मार्क के, फिर 2 क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क के, और ये नेक्स्ट है आपका 3 मार्क का। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, देखो ABC, जब उनको टेस्ट किया है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो वहाँ से हमें क्या पता लगा है कि इनके pH की वैल्यू दी है 0, 7, 14। तो हमने बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। ये आप तब बता सकते हो जब आपको ये pH स्केल की प्रॉपर नॉलेज होगी। एक बारी मैं यहाँ थोड़ा समअप करवा देती हूँ। हमारा जो pH स्केल होता है वहाँ पे हमारी जो मेजरिंग होती है 0 to 14 होती है, 0 to 7 आपके एसिड होते हैं एंड 7 to 14 आपके बेस होते हैं। ठीक है, 0 to 7 बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि 7 भी एसिड है, और आगे भी 7 to 14 बोला है 2, यानी कि उससे आगे जब हम गए। और अगर मैं 7 की बात करती हूँ तो 7 हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, 7 होता है आपका जो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड ना वो बेस, या फिर वो दोनों का बिहेव शो करता है जैसे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है जो क्या होगा। अब इसने 0 के लिए पूछा है, A इंडिकेट किया है, तो A 0 यानी कि न्यूट्रल होगा। B उसने क्या बोला है हमारे पास, 0 पे भी न्यूट्रल ही आएगा ना,
एक मिनट बच्चे, मैं इसको देख लूँ क्वेश्चन में। हाँ, ओके। ये देखो, ए ऑप्शन में ये पूछ रहा है न्यूट्रल कौन सा होगा। ए ऑप्शन की मैं, ए पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। इस ABC को इस ABC के साथ कंफ्यूज मत करो। कैपिटल ABC में लिखा है 0714। स्मॉल लेटर में जो ए है उसने पूछा है न्यूट्रल कौन सा होगा, तो न्यूट्रल होगा आपका सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी यानी कि जिसका 7 pH है। फिर उसने पूछा है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा होगा, वो होगा आपका सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन सी जिसका 14 pH है। और फिर उसने पूछा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा ज़ीरो। वो हमारा कौन सा होगा, ज़ीरो। ठीक है ना, ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। अगर वो 0.1 भी है दैट इज़ एसिड। ठीक है, वो पहले ना मेरे से बाय मिस्टेक बोला गया था, ये ABC की इस तरह से कन्फ्यूज़न हो गई थी कैपिटल वाले की स्मॉल के साथ। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऊपर सॉल्यूशन वाले में ABC कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो आंसर करते हो तो अच्छे से लिखना उसको। ठीक है, उदासीन 0 वाला होगा, प्रबल अक्षार्य ये 14 वाला होगा, और ये अम्लीय आपका, ओहो अभी भी उल्टा बोल गई मैं शायद, सॉरी। उदासीन क्या होगा आपका 7, प्रबल अक्षार्य क्या होगा आपका 14, और प्रबल अम्लीय क्या होगा 0। ठीक है बच्चे, टंग स्लिप कर जाती है कई बारी, सॉरी। उसके बाद है हमारे पास 19th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखनी है हमने। चलो ये तो हिंदी इंग्लिश है। आयरन की लिखनी है स्टीम के साथ। स्टीम यानी कि वाटर को जब वेपर फॉर्म में लिया तो आपने की हुई है ना ये अच्छे से, आयरन प्लस वाटर, यहाँ से क्या बनेगा Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की वाटर के साथ होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CaOH की ट्वाइस। उसके बाद पोटेशियम की वाटर के साथ पूछी उसने। पोटेशियम के लिए K सिंबल, वाटर के लिए H2O, और यहाँ ये क्या बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH प्लस क्या होगा H2। अब तो आपको ये कंपाउंड तो बनाने आते होंगे ना, 9th में जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उनको तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9th में सीख चुके हो आप लोग ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th क्वेश्चन का, और में पार्ट है ये, मिनरल एंड और में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मिनरल हमारे पास वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं कि जो जिनके अंदर कोई मतलब कंपाउंड होते हैं, मिनरल होते हैं। ठीक है, कि मेटल या फिर उनके कंपाउंड होते हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। मिनरल में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ मेटल होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बल्कि ये पॉइंट कंपटीशन के क्वेश्चनों में भी आता है। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर नॉट और। ठीक है, जितने भी मिनरल होते हैं सारे और नहीं होते, बल्कि उसके उल्टा पॉसिबल होता है, ऑल और आर मिनरल। ठीक है, और का एक पॉइंट बता दिया मैंने आपको। दूसरा आप लोग और में से पॉइंट कर सकते हो कि हमारे पास क्या होता है, आयसक बोलते हैं हम जिसको, यानी कि जो वो ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। ठीक है, जिसमें से धातुओं को प्राप्त करना सरल होता है। और हमारे पास क्या होते हैं, जो और होते हैं उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ मेटल होती है एज़ कम्पेयर टू मिनरल। मिनरल के अंदर तो कम मेटल थी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। मिनरल में हमारे पास वो नेचुरल सब्सटेंस आते हैं जो कंटेन करते हैं मेटल को या फिर उनके कंपाउंड को। मिनरल के अंदर मेटल की अमाउंट है जो कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ मेटल। एंड थर्ड पॉइंट, ऑल मिनरल आर नॉट और। अब ओर्स की बात करते हैं, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड ईजिली। ईजिली हम मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयसक में से। ऑल और कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मेटल। ठीक है, मिनरल में कम मेटल होती है, और में ज़्यादा होती है। एंड थर्ड पॉइंट आपका होगा ऑल और आर मिनरल। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बच्चे। चाहिए साइक्लोपेंटेन का सूत्र बताना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है, तो क्या बनाओगे। अब इसका मैं से तो क्या बना के दिखाऊँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी सूत्र होगा इसका C5H10। आपने 5 कार्बन ले लेनी है और उसके सिरे पे आपने सर्कुलर में ले लेना है। तो आप देखोगे 2-2 हाइड्रोजन ही अटैच होंगी, क्योंकि 2 सिरे से तो वो ऑलरेडी कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, और उसके बी पार्ट में उसने क्या पूछा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है इसमें कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर
ज्ञात करेंगे। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये पॉइंट पूछ रहा है यहाँ से ये। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप लोग? तो इसके टेस्ट होते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट का होता है और एक आपका ये लिटमस पेपर होता है, एक ये बेसिक ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है जो, एक मिनट, तो इन टेस्ट के बेस पे अब बताना है। ठीक है, पहले अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो अल्कोहल के केस में तो इसमें कोई मतलब रिएक्शन नहीं होगी, और कार्बोक्सिलिक के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लिटमस पेपर टेस्ट जब हम करते हैं, अल्कोहल के केस में कोई कलर चेंज नहीं होता। कार्बोक्सिलिक केस में जो ब्लू लिटमस है वो आपका रेड हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और बेस क्या करते हैं, इसके उल्टा रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो मैंने बात की थी पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, इसमें तो जो पिंक कलर है अल्कोहल के केस में तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, वैनिश हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, 20th के और में है जो नेम लिखना है हमने कंपाउंड का, इसमें पहले कार्बन काउंट करो। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब ग्रुप कौन सा लगा है? ग्रुप यहाँ पे लगा है हमारा, ये ग्रुप देखना अच्छे से सीख लो, क्योंकि एकदम से देख के ऐसे ना लगे ये OH है तो ओल लगा है। ठीक है, वो COH है और वो हमारा ओइक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड। और सेकंड पार्ट में जो ये है प्रोपेनॉल, हाइड्रोजन से पता लगा है, देखो मुझे CHOH था ना उसमें, और यहाँ CH2OH है, तो ये क्या बनेगा हमारा, प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, इथेनोइक एसिड की करनी है। इथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH। पहले 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लगा दो, फर्स्ट कार्बन के सिरे पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, सेकंड कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर उस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को आगे हाइड्रोजन से कर दो। अगर आपको ये नहीं समझ आया कमेंट कर देना, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी ये इसका वो करके। ठीक है, उसके बाद है ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी? ब्यूटानॉन के लिए पहले 4 कार्बन ले लो आप लोग, 4 कार्बन में से एक कार्बन को आप मिडल वाले को करना। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, यानी कि साइड में भी कार्बन इधर भी कार्बन, और जो मिडल वाली कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच। उसके बाद है हेक्सेनल। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है अल वाला, यानी कि यहाँ पे CHO है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। तो हेक्स यानी कि 6 कार्बन, पहले आपने 6 कार्बन लेनी है, और जो एक सिरे वाली कार्बन है नंबर 1 या नंबर 6, मतलब 1 ही करना उसको, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी में लेते हैं हम। तो वो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आएगी COH के साथ अटैच, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड हाइड्रोजन, और बाकी सभी को आप लोग हाइड्रोजन से यहाँ कंप्लीट कर देना। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये देखना है कि वो 4 साइड से जुड़ी हो। ठीक है, एक साइड से तो कार्बन से ही जुड़ जाती है वो, और बाकी जो 3 साइड होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ वहाँ से क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। बाकी इन स्ट्रक्चर को मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूँगी, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझ आया होगा, पता है मुझे, सभी बच्चों को इतनी अच्छे से ऑर्गेनिक नहीं समझ आती, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है, इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, चाहे वो स्ट्रक्चर पूछ ले, स्ट्रक्चर दे के नेम पूछ ले। ठीक है, ये पूरी 11th 12th आगे जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीज़ आपका नहीं पीछा छोड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, पर 10th में बच्चों को होता है ये ईजी नहीं लगता, डिफ़िकल्ट लगता है। एक तो 1 to 10 कार्बन का याद कर लो कि क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बारी रिवाइज़ करवा देती हूँ। चलो, कार्बन 1 को हम मिथ बोलते हैं, कार्बन 2 को इथ बोलते हैं, कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। आपके लिए इतना ही बहुत है इन 10 को रिवाइज़ करना। फिर थोड़ा बहुत इनके ग्रुप के बारे में, जब सिंगल बॉन्ड होता है एन, डबल बॉन्ड होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन। ठीक है, फिर ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH,
कीटोन ग्रुप होता है RCOR, अल्कोहल होता है ROH और ये आपका एल्डिहाइड होता है RCHO। ठीक है, थोड़ा सा बस इनको रिवाइज करोगे, कई बार स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आराम से हो जाएगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टेड होती है, ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा इंटरेस्टेड है। और इसके बाद देखो ये हमारा बायो वाला सेक्शन रह गया, मोस्ट इंटरेस्टेड है, इसको भी ऐसे ही अच्छे से विद इन चैप्टर एनालिसिस करेंगे हम। और कोशिश करेंगे बच्चे एक वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई जाए, कोशिश पूरी है, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश पर मैं करूँगी। अगर मैंने आपको बोला है तो कल को वो वीडियो आपकी आफ्टरनून तक अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी वो लिख के। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाई तो आप लोग कम्युनिटी में पोस्ट भी चेक करते रहा करो, ठीक है। चैप्टर में इसमें क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, क्लास कैसी लगी वो भी बताया करो। और जितने स्टूडेंट्स देखते हैं प्लीज़ लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है। टीचर के एफर्ट तभी कंप्लीट होते हैं जब स्टूडेंट आउटपुट देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कमेंट करता है कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैम ऐसे आपने करवाया था, ठीक है बच्चे। तो होप सो आपको आज के क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ आए हैं। कहीं पे फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।